एक आईफ़ोन का कंप्लीट रिपेयरिंग करने के लिए जितने भी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है वो सभी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के थ्रू देने वाला हूँ। तो अगर आईफ़ोन रिपेयरिंग में आप एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हो। आप यहाँ पे देख रहे हो मेरे पास एक आईफ़ोन का बोर्ड है और इस बोर्ड में जितने भी आईसी है सभी का पहचान मैं आपको कराने वाला हूँ। तो आईफ़ोन आईसी से पहले मैं आपको ये जो कनेक्टर यहाँ पे लगे हुए हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन थोड़ा दे देता हूँ। जो ये पहला कनेक्टर है, ये फर्स्ट वाला, वो है आईफ़ोन का सेकेंडरी कैमरा या फ्रंट कैमरा कनेक्शन होने वाला कनेक्टर। ये जो दूसरा कनेक्टर आप यहाँ पे देख रहे हो तो ये है पावर की। जैसे आईफोन का जो ऑन ऑफ करने का जो की होता है पावर की, तो उसको हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। तो आईफोन का पावर बटन का जो फ्लेक्स होता है तो उसमें सिर्फ आपको पावर बटन नहीं देखने को मिलेगा, उसके अलावा भी आपको एक दो कंपोनेंट देखने को मिलता है। जैसे कि जो रिकॉर्डिंग का माइक्रोफोन आता है, जैसे हम आईफोन से जो वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसके लिए अलग से एक माइक्रोफोन लगा होता है, तो माइक्रोफोन भी उसी फ्लेक्स में होता है और उसका कनेक्शन भी यहीं पे किया जाता है। उसके अलावा जो फ्रंट में एक सेंसर लगा होता है कैमरा के पास, जो डिस्प्ले को जब हम अपने कान के पास लेकर जाते हैं तो हमारा डिस्प्ले का लाइट बंद हो जाता है, तो वो जो फ्रंट सेंसर है वो भी इसी में कनेक्टेड होता है। जो तीसरा कनेक्टर आप यहाँ पे देख रहे हो तो ये है ईयरफोन के लिए। ईयरफोन के अलावा साइड की या वॉल्यूम की भी होता है और उसके अलावा जो वाइब्रेटर जोड़ने का इंटरफेस होता है वो भी इसी में लगता है। तो ये चलिए अब ये चौथा जो कनेक्टर आप यहाँ पे देख रहे हो तो इसका इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको दे देता हूँ। तो ये कनेक्टर है आपका जो डिस्प्ले होता है आईफोन का, उसको कनेक्ट करने के लिए। तो अगर आईफोन का जो डिस्प्ले है उसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले आपको इस कनेक्टर को क्लीन करना है। डिस्प्ले का जो फ्लेक्स होता है तो उसमें भी आपको इसी तरह का कनेक्टर देखने को मिलेगा, तो उसको भी आपको क्लीन करना है। और क्लीन कर लेने के बाद आपको, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, इस कनेक्टर के बगल में बहुत सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं, तो सभी कंपोनेंट को चेक करना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो दो दो कंपोनेंट जुड़ा हुआ है, तो ये जो जुड़ा हुआ कंपोनेंट होता है वो ग्राफिक लाइन का होता है, मीपी लाइन, जो मैंने ग्राफिक सेक्शन में आपको बताया था। तो एंड्रॉइड फ़ोन में भी इसी तरह से होता है और आईफोन में भी इसी तरह से है। जो ग्राफिक का लाइन होता है, जो मीपी लाइन होता है, उसको जाने के लिए इस तरह से आपको जोड़े में कंपोनेंट या पेयर कंपोनेंट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो आप 4 कंपोनेंट देख रहे हो यहाँ पे, तो सभी के थ्रू दो दो लाइन डिस्प्ले में गया होता है। तो आपको अगर डिस्प्ले में कलर का इश्यू आता है तो ये जो कंपोनेंट है उसको चेक करना है। तो कलर के अलावा अगर कोई और इश्यू आता है तो आपको क्या करना है, इस साइज का जो कंपोनेंट होता है जिससे एस क्लॉक, एस डेटा और जो वोल्टेज होता है एनालॉग वोल्टेज, डिजिटल वोल्टेज जो आता है, तो उसको आपको चेक करना है। डिस्प्ले कनेक्टर के ऊपर में एक और कनेक्टर आप यहाँ पे देख रहे हो, तो ये है आईफोन का टच इंटरफेस। तो अगर टच से रिलेटेड कोई इश्यू आता है तो आपको क्या करना है, ये जो इंटरफेस है इसको अच्छी तरह से क्लीन करना है। और टच फ्लेक्स में भी इसी तरह का कनेक्टर होता है, तो उसको भी अच्छी तरह से क्लीन करना है। फिर उसके बाद इसका जो कंपोनेंट होता है उसको चेक करना है। और इतना करने के बाद भी ये नहीं हो रहा है तो फिर सीपीयू से प्रॉब्लम होता है। और डिस्प्ले में भी ये सभी कंपोनेंट अगर ठीक है तो सीपीयू से रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं। पावर की, रिकॉर्डिंग माइक और जो सेंसर होता है उसमें और कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो यहाँ पे आपको चेक करना है। और फ्रंट कैमरा से रिलेटेड कोई इश्यू आ रहा है तो आपको ये जो इंटरफेस है इसके अगल बगल में चेक करना है। तो ये सभी इंटरफेस को पहचानने के बाद चलिए मैं आपको आईफोन का जो आईसी होता है उसका पहचान भी थोड़ा सा करा देता हूँ। तो मोस्टली किसी भी फ़ोन में क्या किया जाता है, जो आईसी जिससे रिलेटेड है उसी के बगल में रख दिया जाता है, जिससे क्या हो जाता है, इससे और आईसी का कनेक्शन करने में आसानी हो, लाइन भी छोटा हो और इससे सिग्नल भी जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र हो सके। तो ये जो आईसी आप देख रहे हो तो ये है आईफोन का टच आईसी। तो आईफोन में अगर मानिए टच का प्रॉब्लम आ रहा है और आप आईफोन में नया टच लगाते हो फिर भी काम नहीं कर रहा है, तो आपको ये इंटरफेस को अच्छी तरह से चेक करना है, साफ़ करना है, कंपोनेंट्स को चेक करना है। और अगर सब भी ठीक है तो लास्ट में आप क्या कर सकते हो, आईफोन का जो टच आईसी है आईसी का रिबॉलिंग कर सकते हो। अगर रिबॉलिंग करने से भी नहीं हो रहा है तो आईफोन टच आईसी को आप रिप्लेस कर सकते हो। टच आईसी के बाद आप यहाँ पे एक बहुत ही छोटा सा आईसी देख रहे हो, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये जो आईसी आप देख रहे हो वो है हेडफोन डिटेक्शन आईसी। मानिए आपका हेडफोन डिटेक्शन से रिलेटेड कोई इशू आ जाता है तो हेडफोन डिटेक्शन आईसी को रिवॉल्व करके देखना है। रिवॉल्व करने के बाद भी नहीं हो रहा है तो हेडफोन डिटेक्शन जो आईसी होता है उसको आपको रिप्लेस कर देना है। उसके बाद एक और यहाँ पे थर्ड आईसी आप यहाँ पे देख रहे हो, तो इस आईसी को कंपास आईसी बोला जाता है। आईफोन में गेम खेलने के लिए जो फंक्शन होता है उसको सपोर्ट करने के लिए रखा गया होता है। तो अगर मानिए आईफोन में गेम से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है, गेम का जो फंक्शन है वो नहीं खुल रहा है या उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको क्या करना है, इस आईसी को, ये जो कंपास आईसी है उसको आपको रिवॉल्व करना है या तो इसको रिप्लेस कर देना है। और इसके बाद चलिए मैं आपको एक और आईसी का पहचान कराता हूँ। जैसे यहाँ पे देख रहे हो एप्पल लिखा हुआ है इसके ऊपर और इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है। तो ये जो आईसी है वो आईफोन का ऑडियो आईसी है। अगर आईफोन में ऑडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप इस आईसी को रिवॉल्व कर सकते हो या रिप्लेस कर सकते हो। और इस आईसी के ऊपर में एक और कनेक्टर आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसमें आईफोन का जो मेन कैमरा या बैक कैमरा होता है उसका कनेक्शन किया जाता है। तो आईफोन में अगर मेन कैमरा से रिलेटेड कोई इशू आता है तो आपको सबसे पहले इसको क्लीन करना है
और जो आईफोन कैमरा के फ्लेक्स में जो कनेक्टर लगे होते हैं उसको भी क्लीन करना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ग्राफिक लाइन के लिए इस तरह से पैक कंपोनेंट लगा हुआ है। इसके पास डिस्प्ले के पास भी इस तरह का पैक कंपोनेंट आपको देखने को मिलेगा और कैमरा में भी ग्राफिक आता है, तो इसीलिए कैमरा के पास भी आप इस तरह से देख सकते हो पैक कंपोनेंट। तो एक कंपोनेंट में इश्यू हो सकता है, तो इस कंपोनेंट को आपको चेक करना है और कंपोनेंट सभी ठीक है तो फिर आईसी से रिलेटेड इश्यू हो सकता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं और आईफोन में यूज़ होने वाले और आईसी का पहचान हम करते हैं। ये सभी जो आईसी था वो बहुत ही छोटा था साइज़ में, लेकिन इससे बहुत बड़ा आईसी आप यहाँ पे देख रहे हो जिसमें सैमसंग लिखा हुआ है। तो आईफोन के अंदर सैमसंग का क्या काम हो सकता है? सैमसंग मेमोरी बनाने वाला एक बहुत ही अच्छा कंपनी है, इसीलिए वो मेमोरी का मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो इस आईफोन के अंदर जो मेमोरी लगा है वो सैमसंग कंपनी का लगा हुआ है। तो ये जो आईसी है वो आईफोन का मेमोरी आईसी, या इसको आप आईफोन का हार्ड डिस्क कह सकते हो। जैसे डेस्कटॉप लैपटॉप में जो हार्ड डिस्क यूज़ होता है जिसके अंदर बहुत सारे डेटा को स्टोर किया जाता है, इसी तरह से फ़ोन के अंदर भी एक मेमोरी लगा होता है जिसको हम इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं या रोम कहते हैं या नैंड कहते हैं। इस तरह से डिफरेंट इसका नाम है। तो इस आईसी को आप मेमोरी कह सकते हो, मतलब आईफोन का ये मेमोरी इंटरनल मेमोरी या रोम है। इसके अंदर सॉफ्टवेयर का स्टोर किया जाता है। जैसे आईफोन के अंदर जो सॉफ्टवेयर लगता है उसको iOS बोला जाता है और जो अदर फ़ोन होते हैं उसमें जो सॉफ्टवेयर लगता है उसको एंड्रॉयड बोला जाता है। तो इसीलिए अदर फ़ोन को एंड्रॉयड फ़ोन बोलते हैं और इसको आईफोन बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर लगता है उसका नाम है iOS। iOS का मतलब हो गया ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर और जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम है आई। तो इसीलिए इस फ़ोन को भी आईफोन बोला जाता है। तो जो सॉफ्टवेयर है वो इसी मेमोरी के अंदर रखा गया होता है। तो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई इश्यू आता है तो पहले आपको सॉफ्टवेयर करना है, और सॉफ्टवेयर करने के दौरान सॉफ्टवेयर फेल हो जा रहा है या सॉफ्टवेयर कंप्लीट नहीं हो रहा है, या सॉफ्टवेयर करने के बाद मोबाइल डेड हो जा रहा है, या सॉफ्टवेयर करने के बाद भी मोबाइल खुल नहीं रहा है, तो इस मेमोरी में प्रॉब्लम हो सकता है। इसके लिए इसका जो जितने भी कंपोनेंट होते हैं उसको चेक करना है, इसमें आने वाले जो वोल्टेज होते हैं उसको चेक करना है। तो सभी कर लेने के बाद भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो इस आईसी को आपको रिबल करना है। आईफोन मेमोरी के बगल में ही एक और आईसी यहाँ पे देख रहा है जिसमें एप्पल का लोगो बना हुआ है, और इस आईसी के बगल में आप देख रहे हो बहुत सारे कंपोनेंट है। कंपोनेंट का मतलब हो गया कैपेसिटर, कोयल, रेजिस्टर, डायोड, इस तरह का कंपोनेंट। मतलब ज़्यादा करके कैपेसिटर और कोयल का यूज किया जाता है। कोयल या उसे इंडक्टर भी बोला जाता है। ये बड़े बड़े जो पार्ट आप देख रहे हो ये है बूस्ट कोयल, और ये जो नॉन ब्लैक कलर का जो पार्ट आप देख रहे हो वो है कैपेसिटर्स, या इसे नॉन पोलर कैपेसिटर, एनपीसी या पीएफ कैपेसिटर भी बोला जाता है। तो जिस आईसी के पास सबसे ज़्यादा इस तरह का कंपोनेंट रखा गया होता है वो होता है पावर आईसी। तो पावर आईसी के पास इस तरह का कंपोनेंट ज़्यादा क्यों होता है? और आईसी के पास थोड़ा कम होता है, लेकिन पावर आईसी के पास इस तरह का कंपोनेंट बहुत ही ज़्यादा होता है। कारण क्या है कि पावर आईसी का मेन काम होता है सभी आईसी को वोल्टेज देना, और वोल्टेज देने के लिए उस वोल्टेज को फिल्टर करना होता है, उस वोल्टेज को बूस्ट करना होता है। तो इसी के लिए इसके अगल बगल में बहुत सारे कंपोनेंट लगे होते हैं जो फिल्टर करने का और बूस्ट करने का काम करता है। तो इसीलिए किसी भी मोबाइल फ़ोन का पावर आईसी को पहचान करना बहुत ही आसान है। उसके बगल में आपको कंपोनेंट बहुत सारे मिलेंगे। और मेमोरी ज़्यादा करके क्या होता है, रेक्टेंगल शेप का होता है, इसी तरह से थोड़ा लंबा होता है। ये जो आईसी आप देख रहे हो स्क्वायर है, लेकिन ये आईसी क्या है थोड़ा सा। और ये जो मेमोरी है वो ऑलवेज प्रोसेसर के पास होता है। मतलब ये मेमोरी है तो प्रोसेसर आपको इसी अगल बगल में या तो इसके बैक साइड में आपको देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी एप्पल का लोगो बना हुआ है। तो ये जो आईसी है वो आईफोन का प्रोसेसर है। किसी भी फ़ोन में आपको प्रोसेसर और मेमोरी बहुत ही करीब मिलेगा, मतलब दोनों को एक दूसरे के बहुत ही करीब रखा जाता है। सॉफ्टवेयर इसके अंदर है और सॉफ्टवेयर को चलाने का काम क्या करता है, प्रोसेसर करता है। तो इसीलिए ये दोनों को बहुत ही करीब रखा जाता है जिससे काम को बहुत ही फास्ट और बेहतरीन तरीके से किया जा सके। और इसके बगल में ही पावर आईसी को भी रखा जाता है। तो किसी भी फ़ोन में, जैसे आईफोन नहीं, आपको एंड्रॉयड फ़ोन में भी देखोगे तो मेमोरी, प्रोसेसर और जो पावर आईसी होता है उसको ऑलवेज एक ही सेक्शन के अंदर रखा गया होता है। तो इसके बाद अब चलिए मैं आईफोन आईसी प्रॉब्लम का और सोल्यूशन करने के लिए आपको और आईसी का पहचान कराता हूँ। बहुत सारे आईसी आप देख रहे हो, अभी बहुत सारे आईसी बाकी है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप आईफोन का रिपेयरिंग कंप्लीट तरह से कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो है। इस तरह का वीडियो आपको कोई नहीं दिखाएगा, क्योंकि सब आपको चुतिया बनाएगा, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देगा और अपने इंस्टीट्यूट के अंदर बुलाएगा। लेकिन मैं आपको फ्री में टोटल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो अगर आईफोन एंड्रॉयड फ़ोन से रिलेटेड टोटल इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हो, टोटल रिपेयरिंग 100% कंप्लीट रिपेयरिंग आप सीखना चाहते हो, तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट है। अगर आपको लगता है ये चैनल आपके लिए बेस्ट है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है अभी तक तो लाइक करो, क्योंकि आगे आप बहुत सारे और आईसी है और सभी आईसी का डिटेल मैं आपको बताऊँगा। ये वीडियो देखने के बाद आप आईफोन का आईसी को मतलब आँख मूंद के भी पहचान सकते हो, देख के ही बोल सकते हो ये आईसी है, इस तरह का आईसी है।
और बाकी आईफोन में भी इसी तरह का होता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं मिलेगा आपको लेकिन इसको पहचान करने के बाद और भी आईफोन के बोर्ड में भी आप बहुत ही आसानी से पहचान कर सकते हो। और भी आईफोन जो नए नए सेट है उसका बोर्ड के अंदर भी मैं आपको आईसी का पहचान ज़रूर कराऊंगा, लेकिन पहले आपको किसी भी बोर्ड हो, जो भी बोर्ड हो, उसमें इन्फॉर्मेशन लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए मैं आईफोन आईसी कंप्लीट प्रॉब्लम सोल्यूशन के लिए और आईसी का पहचान आपको करा दूँ। तो पावर आईसी के नीचे एक और कनेक्टर आपको इस तरह से देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पे एक कनेक्टर लगा हुआ है। यहाँ पे तो बहुत सारे कनेक्टर मैंने आपको बता दिया, डिस्प्ले, टच, वाइब्रेटर, हेडफोन, स्विच, जितने भी सेंसर वगैरह थे सभी का कनेक्शन मैंने आपको बता दिया। तो ये बाकी अब कौन सा चीज़ रह गया आईफोन के अंदर या किसी भी फ़ोन के अंदर, बाकी अब कौन सा पार्ट रह गया? चलिए थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ और मेरे बताने से पहले आप अगर जान गए हो तो नीचे कमेंट करके बता सकते हो। अभी तक मैंने आपको रिंगर के बारे में कुछ भी नहीं बताया है और जो चार्जिंग इंटरफेस होता है उसके बारे में भी मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया है। और नीचे का जो मेन माइक्रोफोन होता है जिससे हम बातें करते हैं, जैसे फ़ोन में आप बोलते हो तो उसके लिए अलग माइक होता है, और इसमें कैमरा से जो रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसके लिए अलग माइक होता है। तो ऊपर में जो लगा होता है ये सभी पार्ट आपको ऊपर में लगा होता है। ये जो सभी कनेक्टर है वो सभी टॉप इंटरफेस है और ये मिडिल इंटरफेस है। तो मिडिल ये जो इंटरफेस आप देख रहे हो तो यहाँ पे नीचे से फ्लेक्स आएगा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक और पार्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए मैं आपको एक फ़ोन के अंदर दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये ऊपर वाला जितने भी इंटरफेस था आप देख रहे हो, यहाँ पे एयर स्पीकर का, डिस्प्ले का, टच का और जितने भी वाइब्रेटर, कैमरा वगैरह सभी सेंसर वगैरह जो था सब भी इस स्क्रू को खोलने के बाद वो सभी कनेक्टर यहाँ पे था। तो ये जो बीच वाला कनेक्टर आप यहाँ पे देख रहे हो तो वो नीचे का जो रिंगर होता है और चार्जिंग इंटरफेस होता है और जो नीचे का जो माइक होता है, इस तरह का सभी का कनेक्शन क्या होता है ये बीच वाला में किया जाता है। तो सभी जो स्पीकर को भी इसी फ्लेक्स में जोड़ दिया जाता है, चार्जिंग को भी इसी फ्लेक्स में जोड़ दिया जाता है और माइक भी इसी फ्लेक्स के अंदर होता है। तो इस तरह से जो बीच वाला जो कनेक्टर आप देख रहे हो यहाँ पे इस बोर्ड के अंदर, आईफोन का जो बॉटम में जो जितने भी पार्ट होते हैं वो सभी का कनेक्शन इस इंटरफेस से किया जाता है। तो इसके बगल में जो आईसी मिलेगा आपको तो उसी से रिलेटेड आईसी आपको दिखाई देगा। तो इस कनेक्टर के अंदर लगने वाला पार्ट है, एक रिंगर है, एक चार्जिंग है, एक माइक है। तो इस तरह का पार्ट इसमें लगता है इस इंटरफेस के अंदर। तो ये जो आईसी है वो इसी तीनों से रिलेटेड आईसी होगा। तो मतलब ये जो थोड़ा सा बड़ा आईसी है वो रिंगर आईसी है। मानिए आईफोन में रिंग नहीं आ रहा है, मतलब फ़ोन आने पर रिंगटोन नहीं बज रहा है, ऑडियो वीडियो प्ले करने पर भी साउंड नहीं आ रहा है। तो उस कंडीशन में क्या, या तो रिंगर का प्रॉब्लम हो सकता है या रिंगर से रिलेटेड कंपोनेंट का प्रॉब्लम हो सकता है, और लास्ट में ये आईफोन का ये रिंगर, आईफोन रिंगर आईसी ये है तो इसका प्रॉब्लम हो सकता है। तो पहले आपको रिंगर को चेंज करना है, कंपोनेंट को टेस्ट करना है और सभी ठीक है तो इस आईफोन रिंगर आईसी को रिवॉल्व करके देखना है या तो इसको रिप्लेस कर देना है। रिंगर के अलावा नीचे का हिस्सा में आपको चार्जिंग पोर्ट या यूएसबी पोर्ट मिलेगा। तो ये जो आईसी है वो चार्जिंग आईसी या यूएसबी आईसी आप इसको बोल सकते हो। तो इस आईसी का जो काम है वो चार्जिंग एंड यूएसबी को कंट्रोल करना होता है। जैसे चार्जिंग पोर्ट में आपका दो फंक्शन होता है, एक चार्जिंग भी होता है और दूसरा यूएसबी कनेक्शन। जैसे हम कंप्यूटर से जब इंटरफेस करते हैं अपने मोबाइल को तो उस फंक्शन को यूएसबी बोला जाता है, और ओनली जब हम चार्जर से कनेक्ट करते हैं तो उसको चार्जिंग बोला जाता है। तो दोनों फंक्शन का जो कंट्रोल है वो एआईसी करेगा, तो इसको हम चार्जिंग यूएसबी कंट्रोल आईसी बोल सकते हैं। आईफोन में चार्जिंग से रिलेटेड कोई इश्यू आता है तो पहले आपको उसके पोर्ट को अच्छी तरह से क्लीन करना है, चेंज करके देखना है। अगर वो काम नहीं कर रहा है तो फिर इसके कंपोनेंट और इस आईसी को रिवॉल्व करना या इसको रिप्लेस आप कर सकते हो। तो चलिए मैं अब आगे का इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो दो आईसी लगा हुआ है यहाँ पे बड़े बड़े, और इसके बगल में दो छोटे आईसी भी आप यहाँ पे देख रहे हो। इसके बगल में बूस्ट कॉइल लगा हुआ है, यहाँ पे भी कुछ कंपोनेंट्स लगे हुए हैं और यहाँ पे एक क्रिस्टल लगा हुआ है आप देख सकते हो। इसका जो बॉडी है वो फुली मेटालिक होता है, आप देख सकते हो पूरा का पूरा मेटल बॉडी होता है। आईफोन के बोर्ड में लगे ये दो आईसी का काम क्या है और ये इसमें प्रॉब्लम आ जाने से आईफोन में किस तरह का प्रॉब्लम हमें दिखाई देगा, तो इसका इन्फॉर्मेशन पहले मैं आपको दे देता हूँ। उसके बाद मैं ये छोटे छोटे आईसी का इन्फॉर्मेशन भी आपको दूंगा, और इस फ़ोन के जो बैक साइड में जितने भी आईसी है वो सभी आईसी का इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको आगे देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप अच्छी तरह से लास्ट तक देखें बिना स्किप किए हुए। तो इस दोनों आईसी में अगर कोई इश्यू हो जाता है तो आपका वाईफाई और ब्लूटूथ का जो सीरियल नंबर होता है वो आपको मिसिंग दिखाएगा, और बिना सीरियल नंबर के वाईफाई और जो ब्लूटूथ है वो काम नहीं करते। तो जैसे क्रिस्टल आप यहाँ पे देख रहे हो तो इसका मेन काम होता है इस आईसी के लिए क्लॉक बनाना। तो इसमें अगर कोई फॉल्ट आ जाता है तो फिर भी ये आईसी काम नहीं करेगा। अगर इस आईसी से रिलेटेड कोई भी इश्यू आता है, वाईफाई और जो ब्लूटूथ का सीरियल नंबर मिसिंग आपको आ रहा है, तो डायरेक्ट आपको इस आईसी पे वर्क नहीं कर। तो सबसे पहले आपको इस क्रिस्टल को चेक करना है। इसका दो पिन आप देख रहे हो यहाँ पे, एक इधर है और एक इधर है।
तो दोनों पिन पे अगर आप वोल्टेज को चेक करोगे तो एक पिन में थोड़ा सा लो वोल्टेज दिखाई देगा और एक में थोड़ा सा हाई वोल्टेज दिखाई देगा। अगर आपके पास DSO है तो आप इसमें फ्रीक्वेंसी भी चेक कर सकते हो। तो इसमें अगर इसमें कोई इश्यू दिखाई दे रहा है तो आप इस क्रिस्टल को चेंज करके देख सकते हो। और इस क्रिस्टल के साथ साथ आप क्या कर सकते हो, इसके बगल में आप बहुत सारे कंपोनेंट देख रहे हो, बहुत सारे NPC लगे हुए हैं यहाँ पे। तो ये सभी कंपोनेंट में आपको शॉर्टिंग या हाफ शॉर्टिंग का इश्यू को चेक करना है। अगर किसी कंपोनेंट में शॉर्टिंग या हाफ शॉर्टिंग आपको मिल रहा है तो सबसे पहले आप उस कंपोनेंट को रिप्लेस करके देख सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इंडक्टर भी लगे हुए हैं, तो इस इंडक्टर का वैल्यू भी आपको चेक करना है। इसमें अगर कोई ओपन दिखाई दे रहा है तो आपको इसको भी रिप्लेस करके देखना है। बेस बैंड मेमोरी के पास आप एक छोटा सा IC आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, तो इस IC को बोला जाता है बेस बैंड पावर IC। मतलब ये जो बेस बैंड IC है तो इसको काम करने के लिए जो वोल्टेज बनाना होता है तो उसको बनाने का काम एक IC करता है। तो इसको आप बेस बैंड के लिए पावर बनाने वाला IC बोल सकते हैं। तो इसके बगल में भी बहुत सारे कंपोनेंट आप देख रहे हो और बूस्ट कॉइल भी देख रहे हो। तो इस IC पे वर्क करने से पहले आपको ये सभी कंपोनेंट के साथ साथ यहाँ पे भी चेक करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें इश्यू हो जाने के कारण भी आपका ये IC काम नहीं करेगा और आपके फ़ोन में बेस बैंड से रिलेटेड इशू आ सकता है। तो ज़्यादा करके आपको 70-80% आपको ये सारी कंपोनेंट और यहाँ पे ये जो पावर IC है बेस बैंड के लिए, तो इसमें इशू आने का चांसेस रहता है। और 20 से 30% ही ये दोनों IC में फॉल्ट आने का चांस रहता है। तो मैक्सिमम टाइम आपका जो प्रॉब्लम है वो ईजिली सॉल्व हो जाएगा। अगर कंपोनेंट में प्रॉब्लम है तो आप किसी भी फ़ोन से कंपोनेंट निकाल के रिप्लेस कर सकते हो। इस IC में प्रॉब्लम है तो इसको भी बहुत ही आसानी से आप रिप्लेस कर सकते हो। और ये सभी में इश्यू अगर आपको नहीं मिल रहा है तभी ये दोनों IC में आपको वर्क करना है। तो इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे एक और इसी तरह का IC यहाँ पे रखा गया है। के बगल में ही आपको कुछ कंपोनेंट बूस्ट कॉइल्स यहाँ पे दिख रहा है। तो ये जो IC है तो इसको बोला जाता है फ्लैश IC। तो इस IC का मेन काम होता है जो फ्लैश होता है या जो टॉर्च लाइट होते हैं, तो उसके लिए जो हाई वोल्टेज ज़रूरी होता है उसको बनाने के लिए ये IC काम करते हैं। तो अगर आईफोन का अगर फ्लैश लाइट नहीं जल रहा है तो उसके लिए आपको इस IC के बगल के जो जितने भी कंपोनेंट है सभी को टेस्ट करना है। अगर कंपोनेंट आपको ठीक मिल रहा है तो इस IC को आपको रिवल करके डाल के देखना है, और रिवल करने के बाद भी अगर काम नहीं हो रहा है तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो। बोर्ड के इस साइड में लगे जितने भी IC थे सभी का इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे चुका हूँ। जितने भी कनेक्टर थे सभी का पहचान भी मैंने आपको करा दिया है। को आईफोन का जो दूसरे साइड का ICs है उसका इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो इस साइड में आप देख सकते हो एक अलग ही सेक्शन बनाया गया है जिसके अंदर बहुत सारे IC को, तो इसके अंदर जितने भी IC को रखा गया है वो सभी नेटवर्क प्रोसेसिंग के लिए काम करने वाला IC है। एक आईफोन के अंदर अगर नेटवर्क से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है तो आपको इस सेक्शन में ट्रबल शूट करना है। तो इतने सारे IC क्यों लगे हुए हैं और कौन सा IC का नाम क्या है वो सभी इन्फॉर्मेशन मैं आपको एक एक करके देने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो एक IC है जिसके बगल में एक क्रिस्टल डाला गया है। तो ये जो क्रिस्टल है इसका वैल्यू होता है 26 मेगाहर्ट्ज़, जो हर एक मोबाइल के नेटवर्क सेक्शन में यूज किया जाता है। तो ये जो क्रिस्टल है इसके बगल में जो IC होता है उसे बोला जाता है RFIC। नेटवर्क का सबसे मेन IC इसको बोला जाता है, जो ऑलवेज किसी भी फ़ोन में चाहे वो आईफोन हो या एंड्रॉयड फ़ोन हो, तो एक क्रिस्टल के बगल में जो IC रखा जाता है तो उसको बोला जाता है RFIC। मतलब ये आईफोन का RFIC है। तो नेटवर्क का प्रोसेसिंग करने का काम ये IC करता है। तो हमारे साउंड को ये IC क्या करता है, एक अलग फ्रीक्वेंसी के साथ उसको ऐड कर देता है जिसको मॉड्यूलेशन बोला जाता है। मतलब जोड़ना, हमारे साउंड को किसी अलग फ्रीक्वेंसी के साथ जोड़ के फिर उसको ट्रांसफ़र कर देना, क्योंकि जिस फ्रीक्वेंसी के साथ हमारे साउंड को ये IC जोड़ता है वही फ्रीक्वेंसी हमारे साउंड को नज़दीकी टावर में लेके जाता है। तो मॉड्यूलेशन के बिना जो हमारा साउंड है वो नज़दीकी टावर में ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। और जो बाहर से सिग्नल आता है वो भी ये IC रिसीव कर लेता है, डिफरेंट IC के थ्रू आता है, डायरेक्ट यहाँ पे नहीं आता है। तो वो सिग्नल यहाँ रिसीव हो जाने के बाद उसमें से जो अनवांटेड फ्रीक्वेंसी है उसको हटाना, उसको बोला जाता है डीमॉड्यूलेशन। डीमॉड्यूलेशन करके क्या होता है, वो अनवांटेड फ्रीक्वेंसी को इसमें से हटाया जाता है और जो साउंड होता है सिर्फ उसी को हमारे स्पीकर में सेंड करना होता है। तो इस IC का बेसिकली दो काम हो गया, एक मॉड्यूलेशन करना और दूसरा डीमॉड्यूलेशन करना। इस तरह से मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन के लिए जो IC यूज़ किया जाता है उसको बोला जाता है RFIC। और RFIC ऑलवेज किसी भी फ़ोन में ये RF क्रिस्टल के पास ही रखा गया। RFIC के बगल में जो क्रिस्टल रखा जाता है उसको RF क्रिस्टल बोला जाता है, और RF का मतलब होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी। इस IC के बगल में आप एक और IC के शेप में इस तरह का जो पार्ट यहाँ पे देख रहे हो आप, तो ये है फिल्टर ट्यूब। मतलब जो सिग्नल इससे बाहर जाता है या इसके अंदर आता है तो उसको फिल्टर करने के लिए
इसके बगल में अलग अलग फ़िल्टर भी लगाया जा सकता है, लेकिन इसमें क्या है, एक बैंक की तरह बहुत सारे फ़िल्टर को जोड़ के एक ही फ़िल्टर बना के इस आईसी के पास रखा गया है, जो आरएफआईसी से आने वाले या जाने वाले सिग्नल को फ़िल्टर करने का काम करता है। तो इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे आईसी आप देख रहे हो। तो जो सिग्नल इस आईसी के अंदर आता है उसका अलग अलग फ्रीक्वेंसी होता है। तो हर एक वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी का यूज़ किया जाता है। मोबाइल का सिग्नल को ट्रांसफ़र करने के लिए जो फ्रीक्वेंसी यूज होता है उसका डिफरेंट बैंड होता है। उसमें से एक बैंड है 850 बैंड। मतलब हमारे मोबाइल के अंदर जो साउंड होता है तो उसको बाहर ले जाने के लिए जितना फ्रीक्वेंसी यूज़ किया जाता है तो उसको बोला जाता है कैरियर फ्रीक्वेंसी। तो कैरियर फ्रीक्वेंसी का जो बैंड होता है वो 850 होता है। एक बैंड होता है 850, दूसरा बैंड होता है 900, तीसरा बैंड होता है 1800, चौथा बैंड होता है 1900, पाँचवा बैंड होता है 2100। तो इस फ़ोन में आप यहाँ पे जो देख रहे हो तो सभी फ्रीक्वेंसी के लिए अलग अलग एम्पलीफायर को डाला। ये जो फर्स्ट एम्पलीफायर आप देख रहे हो तो इसका बैंड होता है 850 बैंड। इसके बगल में जो एम्पलीफायर आप यहाँ पे देख रहे हो तो इसका वैल्यू है 1900। फिर उसके ऊपर आप यहाँ पे देख रहे हो एक और एम्पलीफायर है तो इसका वैल्यू है 900। फिर उसके ऊपर भी आप एक और एम्पलीफायर देख सकते हो यहाँ पे, तो इसका वैल्यू है 2100। मतलब इस तरह से इसमें 4 बैंड का एम्पलीफायर यूज़ किया गया है। मतलब ये 4 बैंड का फ्रीक्वेंसी को सपोर्ट करने वाला फ़ोन है। और ये सभी एम्पलीफायर के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे एक और आईसी लगा हुआ है बड़ा सा। तो इस आईसी को बोला जाता है एंटीना स्विच। तो एंटीना स्विच का मतलब होता है एंटीना से आने वाले जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको स्विचिंग करना। मतलब कौन सा बैंड का फ्रीक्वेंसी है उसको आइडेंटिफाई करके इस आईसी को सेंड करना। तो इस आईसी का मेन काम होता है जो बाहर से आने वाला सिग्नल होता है उसको रिसीव करना। रिसीव करने के बाद इस आईसी को ट्रांसफ़र कर देना, और इस आईसी को ट्रांसफ़र कर देने के बाद उस सिग्नल को ये आईसी क्या करता है, स्पीकर के थ्रू हमें साउंड के रूप में दे देता है। और हमारे फ़ोन से बाहर जाने वाले सिग्नल को ये क्या करता है, ये एम्पलीफायर को, डिफरेंट एम्पलीफायर को देता है। जिस भी चैनल में हमें सेंड करना है उस एम्पलीफायर को ये आईसी सेंड करेगा। हमारे मोबाइल फ़ोन से बाहर जाने वाले सिग्नल को 850 मेगाहर्ट्ज़ के कैरियर से अगर बाहर करना है तो इस चैनल का यूज़ किया जाता है। अगर 1900 से बाहर करना है तो इस चैनल का यूज़ किया जाता है। अगर 900 से बाहर करना है तो इस चैनल का यूज़ किया जाता है। और 2100 से बाहर करना है तो इस चैनल का यूज़ किया जाता है। इसी तरह से एक नेटवर्क के जितने भी आईसी होते हैं सभी का अपना अलग अलग काम होता है। सभी को काम करने के लिए वोल्टेज का रिक्वायरमेंट होता है। आप देख सकते हो बहुत सारे कंपोनेंट भी लगे हुए हैं, और इसके बगल में एक छोटा सा आईसी भी लगा हुआ है। तो इसको बोला जाता है पावर आईसी। नेटवर्क सेक्शन में पावर देने के लिए एक अलग से आईसी रखा गया होता है, या इसको आप एलडीओ आईसी भी बोल सकते हो। किसी किसी फ़ोन में इसको एलडीओ आईसी भी बोला जाता है, जो पावर आईसी से वोल्टेज लेके या तो बैटरी कनेक्टर से वोल्टेज लेके ये जो आईसी है उसको सप्लाई करने का काम। तो ये जो आईसी आप यहाँ पे देख रहे हो जिसमें एप्पल का लोगो बना हुआ है और इस तरह का नाम लिखा हुआ है, तो इसको बोला जाता है आईफोन का सीपीयू या ये आईफोन का प्रोसेसर। तो यूज़र के द्वारा दिए गए सभी काम को कराने का जिम्मा इस आईसी का होता है। हम जो भी काम अपने फ़ोन से कराना चाहते हैं हम इसको बोलते हैं, और ये आईसी क्या करता है, उस काम को डिफरेंट आईसी का यूज़ करके उस काम को करा के हमें देता है। तो ये जो प्रोसेसर है इसका पोजीशन ऑलवेज मेमोरी के पास होता है। जैसे इसे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको आईफोन का मेमोरी के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया था। तो आप देख सकते हो इस तरह से एक बड़ा सा आईसी इसके पीछे लगा हुआ है जो आईफोन का मेमोरी या रोम या नैंड आप जो भी बोल सकते हो। और ये है आईफोन का प्रोसेसर। तो प्रोसेसर और मेमोरी ऑलवेज एक ही पोजीशन में रखा गया होता है। अगर एक साइड है तो इसके बहुत ही नज़दीकी में रखा गया होता है, और दो साइड में है तो आगे पीछे हो सकता है। और प्रोसेसर के बगल में आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे आईसी लगे हुए हैं। तो ये सभी आईसी का काम होता है गेम फंक्शन को इन्हेंस करना। तो इस आईसी को जायरोस्कोप बोला जाता है और इस आईसी को एक्सेलेरेटर बोला जाता है। तो आईफोन का इस आईसी का काम होता है वाईफाई और ब्लूटूथ को इनेबल करना या ऑन करना। अगर ये आईसी में कोई डैमेज हो जाता है तो वाईफाई और ब्लूटूथ ऑन ही नहीं होगा। और वाईफाई और ब्लूटूथ का जो सीरियल नंबर होता है वो बेसबैंड आईसी के अंदर डाला गया होता है। लेकिन वाईफाई और ब्लूटूथ को ऑन करने वाला जो आईसी है वो ये है। तो इसको हम वाईफाई प्लस ब्लूटूथ आईसी बोल सकते हैं। और इस आईसी के ऊपर में आप एक छोटा सा आईसी यहाँ पे देख रहे हो, तो ये है इसका एलडीओ आईसी है। मतलब ये पावर आईसी या बैटरी से वोल्टेज लेके और इस आईसी को जितने भी वोल्टेज का ज़रूरत है उतना बना के इस आईसी को देने का काम करता है। तो आईफोन का वाईफाई और ब्लूटूथ अगर ऑन नहीं हो रहा है तो सबसे पहले आपको इस आईसी के बगल के कंपोनेंट को टेस्ट करना है और फिर इस आईसी को चेंज करके देखना है। और इतना करने के बाद भी अगर आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं आ रहा है तो फिर आप इस आईसी को रिबल करके
या इसको रिप्लेस करके देख सकते हो। इस सेक्शन के ऊपर में आप एक और आईसी यहाँ पे देख रहे हो बड़ा सा, और इसके बगल में एक क्रिस्टल भी लगा हुआ है। तो आईफोन का इस आईसी को बोला जाता है जीपीएस आईसी। फ़ोन में लोकेशन शो करने के लिए जो आईसी यूज़ किया जाता है उसको बोला जाता है जीपीएस आईसी। और इस आईसी के बगल में आप देख सकते हो इस तरह से एक क्रिस्टल भी लगा हुआ है जो इस आईसी को क्लॉक देने का काम करता है। तो आईफोन में अगर लोकेशन ऑन नहीं हो रहा है, लोकेशन जब आप इनेबल करते हो तो इनेबल नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, इस आईसी के सराउंडिंग में जो कंपोनेंट लगे हुए हैं सभी को चेक करना है। और कंपोनेंट में अगर इश्यू नहीं मिल रहा है तो फिर इस आईसी को रिवॉल्व करके देखना है, या तो आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हो। आईफोन का नेटवर्क सेक्शन में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको हम किस तरह से 100% रिपेयरिंग कर सकते हैं। एक आईफोन के नेटवर्क सेक्शन में आप देख सकते हो बहुत सारे आईसी लगे होते हैं। यहाँ पे जैसे 4 आईसी, एक ही तरह का 4 आईसी लगा हुआ है, और नीचे छोटा बड़ा करके भी 4 आईसी और लगा हुआ है, और इसके बगल में एक क्रिस्टल लगा हुआ है। इतने सारे जो आईसी है वो सभी नेटवर्क सेक्शन का आईसी है। इस सभी का काम होता है आईफोन का नेटवर्क का प्रोसेसिंग करना। जितने भी आईसी इसमें लगे हुए हैं वो सभी का अलग अलग काम होता है, और किसी में अगर फॉल्ट आ जाए या कोई आईसी अगर काम करना छोड़ दे तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम फ़ोन में दिखाई देने लगता है। तो कौन सा आईसी ख़राब हो जाने पर किस तरह का प्रॉब्लम दिखाई देगा फ़ोन में, और जितने भी आईसी यहाँ लगे हैं सभी का कनेक्शन अलग अलग जगह से किया गया होता है। जैसे कोई भी आईसी को काम करने के लिए पावर का रिक्वायरमेंट होता है। सबसे पहले पावर मिल जाने के बाद ये आईसी सिग्नल लेने और देने का काम करता है। तो कहाँ से सिग्नल लेता है और कहाँ पे सिग्नल देता है, वो सभी इन्फॉर्मेशन जानने के बाद हमें इसमें किस तरह का फॉल्ट हो सकता है और उसको हम कैसे सोल्यूशन कर सकते हैं, इसका इन्फॉर्मेशन हमें हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम इस आईसी का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो एक क्रिस्टल लगा हुआ है जिसका वैल्यू 26 मेगाहर्ट्ज़ होता है। तो किसी भी नेटवर्क सेक्शन में 26 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल लगाया जाता है, जिसके बगल में एक आईसी होता है, उसको बोला जाता है आरएफ आईसी। ये नेटवर्क सेक्शन का सबसे मेन आईसी होता है जो आरएफ सिग्नल को प्रोसेसिंग करने का काम करता है। आरएफ सिग्नल उसे कहा जाता है जो कॉल के दौरान एक मोबाइल से निकलता है और दूसरे मोबाइल के अंदर जाता है। तो आरएफ सिग्नल का जितने भी प्रोसेसिंग होता है वो ये आईसी करता है, इसीलिए इस आईसी को बोला जाता है आरएफ आईसी। और इसके बगल में जो क्रिस्टल लगे होते हैं उसको बोला जाता है आरएफ क्रिस्टल। आरएफ आईसी के बगल में दो छोटे आईसी भी दिख रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, एक ये आईसी और इसके बगल में एक और छोटा सा आईसी, एक लंबा सा रेक्टेंगल शेप में है और एक स्क्वायर शेप में है। ये दोनों आईसी क्या करता है, बाहर से जो आने वाला सिग्नल होता है उसको प्रोसेसिंग करके आरएफ आईसी को देने का काम करता है। और उसके बाद आप देख सकते हो एक बड़ा सा आईसी यहाँ पे लगा हुआ है जिस पे स्काईवर्क्स लिखा हुआ है। स्काईवर्क्स जो है इस आईसी को बनाने वाला कंपनी का नाम है, देख सकते हो। तो मतलब ये 3 आईसी आप यहाँ पे देख रहे हो, एक बड़ा सा आईसी और 2 छोटा आईसी, तो ये सभी एक ही कंपनी का है जिसका नाम है स्काईवर्क्स। तो ये जो बड़ा वाला आईसी आप यहाँ पे देख रहे हो तो इसको बोला जाता है एंटीना स्विच या फ्रंट इन मॉड्यूल FEM आईसी, जिसका कनेक्शन सीधे एंटीना से किया गया होता है। मतलब जो सिग्नल बाहर से आता है वो पहले यहाँ पे आएगा, उसके बाद ही RFIC में, और RFIC में जाने से पहले ये जो 2 छोटे आईसी लगे हुए हैं तो पहले वो सिग्नल ये दोनों आईसी के थ्रू होके और फिर लास्ट में इस आईसी में पहुंचता है। RFIC से पहुंचने से पहले किस तरह का प्रोसेसिंग किया जाता है वो सभी का इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको दूंगा। तो इसके लिए हमें इसका स्कीमेटिक देखना होगा, लेकिन उससे पहले मैं सभी आईसी का इंट्रोडक्शन आपको करा देता हूँ। जैसे ये 4 आईसी आप देख रहे हो यहाँ पे, तो ये सभी बैंड सेलेक्टर आईसी है। जैसे मोबाइल का जो सिग्नल होता है वो 850 बैंड, 900 बैंड, 1800, 1900, 2100 इस तरह का जो बैंड होता है, तो सभी बैंड के लिए अलग अलग आईसी रखा गया है। एंड्रॉयड फ़ोन में ज़्यादा करके एक ही आईसी के अंदर सभी बैंड को बनाया गया होता है, लेकिन इसमें क्या है, हर एक बैंड के लिए अलग अलग आईसी का यूज़ किया गया है, जिससे इस फ़ोन का जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो सके। क्योंकि हर एक काम के लिए अलग आईसी रखने का मतलब होता है परफॉर्मेंस को अच्छा करना। तो ये जो पहला वाला आईसी आप देख रहे हो इसका बैंड है 850, इसका बैंड है 1900, उसके बाद ये आईसी है इसका बैंड है 900, और ये जो लास्ट वाला आईसी है इसका बैंड है 2100। तो आईफोन के नेटवर्क सेक्शन में यूज होने वाले सभी आईसी का इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया है। और चलिए इसके बाद हम सभी आईसी का एक एक करके डिटेल इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो इसके लिए हमें इसका स्कीमेटिक को देखना होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको स्कीमेटिक रीड करना भी सिखाऊंगा। एक फ़ोन का स्कीमेटिक देखने के बाद हमें इस आईसी का पिन डिटेल का इन्फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब इस आईसी के अंदर कितने पिन है और कौन सा पिन में किस तरह का सिग्नल आ रहा है, कौन सा पिन सिग्नल के लिए है, कौन सा पिन वोल्टेज के लिए है, कौन सा पिन क्रिस्टल के लिए है, और इस आईसी में कहाँ से सिग्नल आ रहा है और इस आईसी से कहाँ पे सिग्नल जा रहा है। तो इस तरह से ये सभी आईसी का वर्किंग डिटेल हमें स्कीमेटिक देखने से पता चलता है। तो इसके लिए मैं आपको स्कीमेटिक दिखाता हूँ। तो इसका स्कीमेटिक दिखाने से पहले मैं आपको इसका पीसीबी लेआउट दिखाना चाहता हूँ। जैसे पीसीबी लेआउट का मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो बना हुआ है इसे बोला जाता है पीसीबी लेआउट।
मतलब ये जैसे हमारे बोर्ड में है उसी तरह का डायग्राम यहाँ पे भी बनाया गया है। जितना कंपोनेंट हमारे बोर्ड में है उतना ही कंपोनेंट इसमें भी है। तो इससे हमें इस आईसी का नंबरिंग का पता चलता है। उसके बाद जो कंपोनेंट लगे होते हैं बोर्ड में वो सभी कंपोनेंट का नंबर भी हमें ये जो पीसीबी लेआउट है इसको देखने से पता चल जाता है। तो चलिए पहले मैं आपको आईसी का नंबरिंग दिखा देता हूँ। ये जो पीसीबी लेआउट है इस बोर्ड को इस तरह से रख के बनाया गया है। तो मैं बोर्ड को इसी तरह से रख लिया हूँ। आप देख सकते हो 4 आईसी यहाँ पे लगे हुए हैं। तो यहाँ पे भी 4 बनाया गया है। और ये वाला जो आईसी आप यहाँ पे देख रहे हो तो इसका नंबर है U5। आप देख सकते हो यहाँ पे U5 के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो RF लिखा हुआ है और नीचे लिखा है WCDMA। U19 का मतलब हो गया ये दूसरा वाला आईसी वो भी WCDMA आईसी ही है। उसके बाद तीसरा आईसी आप देख सकते हो U20 ये वाला आईसी हो गया। चौथा आईसी का नंबर है U37। तो इस तरह से चारों आईसी का नंबर हमें पता चल गया। उसके बाद में आप देख सकते हो इस आईसी के बगल में बहुत सारे कंपोनेंट है। तो सभी कंपोनेंट का नंबर भी यहाँ पे दिया गया है। आप देख सकते हो इस तरह से। जैसे ये कौन सा कंपोनेंट है, या सी लिखा हुआ है तो सी का मतलब हो गया कैपेसिटर। ये भी कैपेसिटर है, ये भी कैपेसिटर है, ये सभी कैपेसिटर है। रजिस्टर है, आप देख सकते हो R74 मतलब ये इतने नंबर का रजिस्टर है। इसे वैल्यू का पता नहीं चलता है, ये है नंबर। तो इस तरह से हमें कंपोनेंट का पता चल जाता है। सभी आईसी के बगल में आपको इसी तरह से कंपोनेंट का नंबर दिया हुआ मिलेगा। डायग्राम देखने पर ये कंपोनेंट किस लाइन में जुड़ा है वो हमें पता चल जाता है। इस आईसी का नंबर है U1। आईसी को U से डिनोट किया जाता है। इसको FEM या एंटीना स्विच बोला जाता है। तो इसका नंबर है U1। इसके बगल में एक छोटा आईसी आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका नंबर है U6। उसके बाद ये लंबा सा आईसी का नंबर है U7 और ये जो RFIC है उसका नंबर है U8। और RFIC के बगल में एक क्रिस्टल मेटालिक पार्ट आप यहाँ पे देख रहे हो, ये है क्रिस्टल जिसका वैल्यू होता है 26 मेगाहर्ट्ज़। तो इसका नंबर आप यहाँ पे देख सकते हो RFIC के बगल में, इसका नंबर है G2। तो इस तरह से आईफोन के नेटवर्क सेक्शन में जितने भी कंपोनेंट है सभी का नंबर हमें इस पीसीबी लेआउट से मालूम हो गया। तो अब हम इसका डायग्राम देखेंगे। तो चलिए अब हम डायग्राम देखते हैं और जानते हैं नेटवर्क सेक्शन किस तरह से काम करता है और इसमें कोई फॉल्ट आता है तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे और उसका सोल्यूशन भी हम कैसे निकालेंगे। इसका टोटल डिटेल मैं आपको डायग्राम के अंदर दिखाता हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये जो बड़ा वाला आईसी है यहाँ पे, तो इस आईसी का डिटेल मैं आपको देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो इसमें U1 लिखा हुआ है। इस आईसी में आने और जाने वाले जितने सिग्नल है सभी का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इस एंटीना सिग्नल को। एंटीना सिग्नल आप देख रहे हो 1 नंबर पिन में, इस आईसी का 1 नंबर पिन में आ रहा है। तो ये जो एंटीना आ रहा है वो आप देख सकते हो इस तरह से कहाँ से आ रहा है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से इस आईसी के अंदर इस पॉइंट से आ रहा है। तो इस पॉइंट का नंबर आप देख सकते हो, इस पॉइंट का नंबर है तो J9R। ये पॉइंट कहाँ पे है वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो आप देख सकते हो ये है बॉटम पार्ट सेम टू सेम आप देख रहे हो। तो ये पीछे जो नेटवर्क सेक्शन का आईसी है इसका कनेक्शन एंटीना से होना चाहिए। तो एंटीना कहाँ पे है, चलिए इस साइड में आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एंटीना कनेक्शन के लिए इस तरह का सॉकेट बनाया गया होता है, तो इसको एंटीना सॉकेट बोला जाता है। तो आप देख सकते हो 2 एंटीना सॉकेट यहाँ पे लगा हुआ है। तो इसका नंबर कितना है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो इसका नंबर आप यहाँ पे देख सकते हो J9RF यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है J2RF। तो ये जो सॉकेट आप देख रहे हो यहाँ पे, तो ये है J2 वाला सॉकेट। थोड़ा और इसके थोड़ा से नीचे एक और सॉकेट है यहाँ पे देख सकते हो जिसका नंबर है J9। तो ये है हमारा J9 सॉकेट। तो ये दोनों का जो कनेक्शन है वो एंटीना स्विच आईसी या FEM आईसी से किया गया है, जो मैंने आपको सर्किट में दिखाया। तो एंटीना सॉकेट अगर इस साइड नहीं है तो इसके पीछे वाला साइड होगा, और आईसी यहाँ है तो एंटीना सॉकेट दूसरे जगह पे रखने से कोई मतलब नहीं निकलता है, क्योंकि जितना हो सके लाइन को छोटा करना होता है। तो इसीलिए आईसी यहाँ पे है, तो इसका जो एंटीना होगा वो भी इसी के या तो इसी साइड में होगा या तो दूसरे साइड में इसी के नज़दीकी पोजीशन में होना चाहिए। तो आपको यहाँ से पता चल गया होगा J2 कौन सा है, J9 कौन सा है। तो चलिए मैं आपको फिर से सर्किट दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पहले जो एंटीना का सिग्नल आ रहा है वो आ रहा है J9 में, मतलब ये छोटा वाला सॉकेट में एंटीना का सिग्नल पहले रिसीव होता है। उसके बाद इसके थ्रू बीच में कंपोनेंट लगे हुए हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ कंपोनेंट है, कैपेसिटर कॉइल वगैरह कुछ कंपोनेंट्स यहाँ पे लगे हुए हैं। जैसे इसके बीच में आप देख सकते हो एक कॉइल लगा हुआ है जो ब्लू और ग्रीन कलर का आप देख रहे हो। ये जो कंपोनेंट आप देख रहे हो इसे कॉइल बोला जाता है। उसके बाद जो कंपोनेंट आप देख रहे हो उसको कैपेसिटर बोला जाता है। और ये है हमारा J2 सर्किट, मतलब पहले J9 में आया, उसके बाद वो सिग्नल फिल्टर हुआ कैपेसिटर कॉइल होते हुए और फिर J2 सॉकेट में आ रहा है सिग्नल, जिसका इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल रहा है। जैसे आप देख सकते हो पहले J9 में आया, J9 के बाद
एक कैपेसिटर मिला आपको, फिर एक कॉइल मिला, और ये दोनों के बाद फिर एक कैपेसिटर है। उसके बाद इस सॉकेट में आया, इस सॉकेट का नंबर आप देख सकते हो J2। उसके बाद फिर कुछ कंपोनेंट होते हुए जैसे रेजिस्टर, कॉइल, कैपेसिटर होते हुए एक यहाँ पे आ रहा है, जो हमारा एंटीना स्विच आईसी है उसके अंदर का एंटीना पिन में ये सिग्नल रिसीव हो रहा है। मतलब सिग्नल आएगा भी यहीं से, और अगर बाहर जाना होगा तो जाएगा भी इसी लाइन से। मतलब ये जो लाइन है वो सिग्नल को रिसीव भी करता है और सिग्नल को बाहर भी भेजता है, मतलब ट्रांसमिट भी करता है। लेने का काम भी यही करेगा और देने का काम भी यही करेगा। तो मानिए आपका फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है या नेटवर्क कम आ रहा है, मतलब आ रहा है लेकिन थोड़ा सा आ रहा है, तो क्या करना है? तो आपके फ़ोन में अगर नेटवर्क कम आने का प्रॉब्लम है तो आपका इस सेक्शन में प्रॉब्लम होने का ज़्यादा चांस रहेगा। मानिए कैपेसिटर जल गया तो सिग्नल अंदर नहीं जा पाएगा, ये रजिस्टर जल गया तो भी सिग्नल ब्रेक हो जाएगा, अंदर नहीं जा पाएगा। या इसका वैल्यू चेंज हो गया तो थोड़ा थोड़ा जाएगा, अच्छा अच्छी तरह से जितना जाना चाहिए उतना अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पे नहीं जा पाएगा। और ये दोनों सॉकेट में से कोई सॉकेट ख़राब हो गया तो भी आपका नेटवर्क से रिलेटेड इशू आ सकता है। नेटवर्क नहीं आने का प्रॉब्लम आ रहा है तो सबसे पहले आपको ये जो आईसी से पहले का जो कंपोनेंट है सभी को टेस्ट करना है। और या तो क्या कर सकते हो, आप इस सॉकेट का एक पॉइंट लेके दूसरे सॉकेट में डाल सकते हो, ये बाईपास हो जाएगा। लेकिन इस ऐसा करने पर आपका नेटवर्क का जो सिग्नल है वो फिल्टर नहीं हो पाएगा। सबसे बेस्ट सॉल्यूशन के लिए आप इस कंपोनेंट्स को चेंज करके देखें। अगर वो नहीं कर सकते तब आप यहाँ से लेके इसका पॉइंट में जंपर कर सकते हो। इतना करने के बाद इस कंपोनेंट्स में अगर फॉल्ट है तो उसका सोल्यूशन आपको आ जाएगा, लेकिन इस साइड का कंपोनेंट अगर फॉल्ट है तो फिर आपका सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस सभी कंपोनेंट को ये रिप्लेस करना होगा, या तो इस पॉइंट से लेके ये जो कैपेसिटर का जो पॉइंट है इसमें आपको जंपर मारना होगा। आईफोन में अगर नेटवर्क आने जाने का इश्यू हो रहा है, नेटवर्क का जो रेंज है वो कम दिखाई दे रहा है, तो आपको इस सेक्शन में चेक करना है। और नेटवर्क बिल्कुल नहीं आ रहा है, नेटवर्क टोटली डैमेज है आपका, जैसे सिम आप डाल रहे हो तो सिम का नाम दिखा रहा है लेकिन नेटवर्क नहीं दिखा रहा है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, चेक करना है। इस आईसी का जो सिग्नल है उसको चेक करना है। तो इसके लिए इस आईसी को जो वोल्टेज मिलना है वो मिल रहा है कि नहीं, इस आईसी को चलाने वाला जो सिग्नल है वो आ रहा है कि नहीं। इस तरह से चेक करने के बाद आप इस आईसी में फॉल्ट है या नहीं है इसका आइडेंटिफिकेशन आप कर सकते हो। तो और इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप नेटवर्क आईफोन का नेटवर्क सेक्शन से रिलेटेड जो दूसरा वीडियो है उसको देख सकते हो, वो भी जल्द इस चैनल पे अपलोड हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह का इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर भी किया कीजिए।